रहे हैं वो स्वतः पूर्णतः फिर चालू रहेंगे। ऐसा नियम एक भेजा गया वहां से। अब उस नियम को पढ़ने के बाद गांधी जी ने ये बोला कि जब हम जान रहे हैं, अब मान लीजिए हम सब लोग एक पक्ष में हैं कि हमें यहीं पर पढ़ना है, कोई ये है कि इस पक्ष में नहीं है, तो अब यहाँ के डीएम ने बोला कि आपको यहाँ पर पढ़ाने का अधिकार दिया जाएगा, लेकिन आप भी इसमें सहमत दर्ज करो और जो लोग वो हैं वो भी दर्ज करें। तो जब हम जान रहे हैं कि वो हमसे नहीं, हमारी नहीं बन रही है उनसे, तो वो क्यों साइन करेंगे इस चीज में। तो इस चीज को गांधी जी समझ गए कि अगर हमने इसमें साइन कर दिया तो हमारी बात भी वो हो जाएगी, अंग्रेज सोचेंगे भाई हमने कहा तो है कि आप संविधान बनाइए, आप उन शर्तों को लागू करिए, अगर शर्तें फॉलो हो रही तो आप अपना संविधान बनाइए, हम चले जाएंगे छोड़ के। तो वो शर्तें ही ऐसी थी क्रिप्स प्रस्ताव की कि उसमें उन्होंने ये लिख दिया था कि उसमें आपका भी शामिल होना जरूरी है और देसी रियासतों का भी। तो हमें पता है कि देसी रियासत शामिल नहीं होगी हमारे साथ, क्योंकि वो तो अंग्रेजों को नहीं भगाना चाह रहे थे। तो जब देसी रियासत शामिल नहीं होगी तो हमारा देश फिर वैसे ही गुलाम रहेगा। भाई उसमें लिखा हुआ कि अगर वो शामिल नहीं होते हैं तो स्वतः जो चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा आगे। तो उस क्रिप्स प्रस्ताव को ठुकरा दिया गया। गांधी जी ने उस क्रिप्स प्रस्ताव को वापस भेज दिया कि हमको ऐसा कोई भी वो नहीं चाहिए, आप ऐसी वाली रूल्स ना भेजें, हमें आपके ना इसमें शामिल होना है, ना युद्ध में शामिल होना है, और ना ही हमें अपना संविधान ऐसा बनाना है जिस तरह के आप नियम बना रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया, क्रिप्स प्रस्ताव वापस भेज दिया गया। द्वितीय विश्व युद्ध जब समाप्त हो गया तो उसके बाद 1945 में आपका जब लेबर पार्टी की सरकार बनी, तो लेबर पार्टी एक कंजर्वेटिव पार्टी थी, एक लेबर पार्टी थी। तो उसमें जब लेबर पार्टी की सरकार बनी तो उसमें एक आपके थे क्लीमेंट एटली, वो वहां के नेता थे। तो उनको जब बनाया गया तो उस समय एक योजना फिर दोबारा भेजी गई, वेवेल योजना। वेवेल योजना का नाम सुना होगा, वो कब आई थी आपकी 1945 में आई थी। तो वेवेल योजना में भेजा गया था किसको, लिनलिथगो को भेजा गया था। लिनलिथगो को भारत भेजा गया था किस लिए कि वहां पर जाइए और जाकर भारत की जो भी समस्याएं हैं, जो वो लोग चाहते हैं भारत के लोग, उनको सुन के आइए आखिर वो क्या चाहते हैं। तो जब यहाँ वो आए, उन्होंने देखा, उनसे सारी बात हुई, तो ये कहा गया कि भाई हमें अपना संविधान बनाने की छूट दी जाए, हमें अपने तरीके से नियम बनाने की छूट दी जाए, हम ब्रिटिश के अधीन नहीं रहेंगे। उन्होंने देखा, इसके बाद जैसे ही वो ये सारी रिपोर्ट लेके वापस गए तो उन्होंने फिर ये हुआ कि ठीक है अब आपको संविधान बनाने की क्या दी जा रही है, छूट दी जा रही। उसमें कोई शर्त उन्होंने नहीं रखी कि आपके देसी रियासत शामिल हो, कि आपका प्रांत शामिल हो, आपका राज्य, ऐसा कुछ भी नहीं रखा। सीधे सीधे कह दिया कि ठीक है आपको छूट दी जाती है। अब उसके बाद से जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया, अमेरिका ने क्या किया था, जापान में उसी समय द्वितीय विश्व युद्ध के समय जापान में क्या भेजे थे, बम फेंके थे हिरोशिमा और नागासाकी में। तो उसके बाद से ये कह दिया गया, एक नियम निकाल दिया गया कि अब जितने पूरे विश्व में कोई भी देश किसी दूसरे देश पर ऐसे जाकर कब्जा नहीं करेगा। पहली चीज आपको, क्योंकि कब्जा किस वजह से करते थे, कच्चे माल के लिए, व्यापार के लिए। जैसे भारत में है तो भारत में क्या है, हमारा जो भारत है, भारत में बहुत सारा ऐसा कच्चा माल है जो भारत के लोग नहीं जानते। तो अंग्रेज यहाँ पर क्यों आए थे, व्यापार करने ही तो आए थे। धीरे धीरे व्यापार करते करते उन्होंने कब्जा कर लिया। तो नियम द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये चला दिया गया कि पूरे विश्व में जितने देश हैं सब लोग अपने अपने देश में रहेंगे, कोई किसी को उपनिवेशवाद नहीं बनाएगा। उपनिवेश का मतलब है कि दूसरी जगह निवास करना। तो भारत में आकर उपनिवेश के तौर पर ही रह रहे थे। तो इस वजह से ये कहा गया कि आप भारत को भी अलग कर दीजिए, सब अपने अपने देशों में रहें। जिसको व्यापार करना है तो आप संधि कीजिए, समझौता कीजिए, उनके यहाँ व्यापार करने जाइए, ना कि कब्जा करके वहां पर बैठ जाइए। जब ये रूल्स आ गया तो सब अपने अपने देश वापस चले गए। अब धीरे धीरे जब सब वापस चले गए तो अंग्रेजों को भी ऐसा थोड़ी था कि मार के भगाया गया था। ऐसा कहीं पढ़ा है कि बहुत लड़ाई हुई, मारा गया, फिर भागे हैं वो तो धीरे धीरे खुद से ही चले गए हैं। क्योंकि क्या हुआ, जैसे जैसे रूल्स बनते गए, धीरे धीरे विश्व युद्ध के बाद आधे से ज्यादा लोग चले गए। जब संख्या ज्यादा होती है तो पावर ज्यादा होती है। अब धीरे धीरे जब कम बचे तो वो भी सोचे कि अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इनकी संख्या ज्यादा तो हम भी निकल लेते हैं। तो ऐसे करके धीरे धीरे सारे अंग्रेज क्या हो गए थे, निकल गए थे। तो ये रूल्स आया था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही कि अब कोई भी एक देश दूसरे देश पर उपनिवेश के तौर पर कब्जा नहीं करेगा। जिसको भी आप वहां जाकर आपको व्यापार करना है, आप वहां से जाकर परमिशन लीजिए उस देश से, उधर व्यापार करिए और वहां से माल लेकर आइए, लेकिन वहां पर कब्जा नहीं करेंगे। तब से अभी तक आप देखते हो किसी देश में क्या किसी का कब्जा हो पा रहा है ऐसे। अब जो हो रहा है, अब जबरदस्ती, जैसे अफगानिस्तान में तालिबानों ने कब्जा कर लिया है, अब हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो वो फिर एक तरीके से क्या कर रहे हैं, नियम को नहीं मान रहे हैं। पहले क्या था, चीन भी आपका कब्जे में था किसी के, अमेरिका भी था, तो सब धीरे धीरे आजाद हुए हैं एक दूसरे से, अब अपने अपने देशों में ही रह रहे हैं। तो क्या हुआ, वेवेल योजना जो आई हमारी, वेवेल योजना के तहत जितनी भी शर्तें थी उन शर्तों को माना गया
और मानने के बाद उन्होंने जब वेवेल योजना वापस इसके बाद गए तो उन्होंने फिर कैबिनेट मिशन के तौर पर एक मिशन भेजा भारत, क्योंकि क्या था, ब्रिटिश के अधीन था पहले भारत, तो उनको ये लग रहा था कि क्या पता भारत वाले अपना संविधान ना बना पाए, उनको ठीक से ना पता हो। तो उस समय 1946 में उनसे ये कहा गया कि ठीक है, वेवेल योजना में कि आप अपनी सरकार बनाइए, आप अपना संविधान बनाइए, हम देखते हैं कि आप बना पा रहे हैं ठीक से कि नहीं बना पा रहे हैं। तो यहाँ के लोग अब आपको जैसे मान लीजिए छूट दे दी गई कि आपको पूरे नियम बनाने हैं, तो एक बार रफली के तौर पर देखेंगे ना कि आप लोग ठीक से कर पा रहे हो कि नहीं। तो क्या हुआ, तो 1946 में अंतरिम सरकार बनाई गई। अंतरिम सरकार का मतलब है कि यहीं के लोगों को क्या दिया गया, सब कुछ अलग अलग सबको पद दे दी, किसी को उद्योग मंत्री बनाया, किसी को खाद्य मंत्री बनाया, किसी को रक्षा मंत्री बनाया। तो वो अंतरिम सरकार बनी थी कब, हमारी 1946 में। उस अंतरिम सरकार के तहत ही फिर 1947 में हमारी स्थायी रूप से सरकार बनाई गई थी, क्योंकि पहले जो सरकार वो बनी थी वो 1 साल के लिए बनी थी। तो उसमें से किसी किसी को पद क्या दिए गए थे, वही वापस दे दिए गए थे 1947 में, और किसी को किसी से पद छीन लिया गया था। तो वहां से वेवेल योजना के बाद 3 लोगों को वहां से भेजा गया कैबिनेट मिशन के तौर पर। कैबिनेट मिशन के तौर पर 3 लोग आए थे। आपके कौन कौन से आए थे, आपके कल बता रहे थे ना, स्टेफोर्ड क्रिप्स था और पैथिक लॉरेंस था और एवी अलेक्जेंडर। इन तीनों को भेजा गया था किस लिए, भारत में संविधान का निर्माण करवाने के लिए। ये तीनों आपके संविधान का, भारत का संविधान बनवाने के लिए आए थे, निर्माण करवाने के लिए कि आखिर कैसे कैसे बनाना है। उनके आने के बाद, कैबिनेट मिशन के बाद ही आपके संविधान का निर्माण हुआ है। इसमें हम सबसे पहले ये लिखेंगे, जैसे संविधान सभा की मांग कब हुई थी कि भारतीयों को संविधान, पहले भी संविधान बनाने का काफी बार हुआ, तो ये होता था कि भारतीयों को उतने अधिकार नहीं दिए जाते थे, जबकि भारतीयों की मांग क्या थी कि हमें अपना संविधान बनाना है, तो इसमें जितने भी अधिकारी होंगे वो सब भारतीय होंगे, हम अपने अधिकारी रखेंगे, हम अपने देश के लोगों को रखेंगे और वैसे ही उनको अधिकार देंगे, वैसे ही उनको पद देंगे, अपने अनुसार सारे नियम बनाएंगे, आप कोई उसमें हस्तक्षेप नहीं करोगे। तो जब ये सारी शर्तें मान ली गई थी वेवेल योजना के बाद, तो फिर क्या हुआ, संविधान सभा बनाने का निर्णय मिल गया। उसके बाद संविधान सभा जो हुई, सबसे पहले आपका जैसे वो लिखेंगे कि जब 1895 में आया था, तो 1895 बाल गंगाधर तिलक ने पहले संविधान सभा की मांग की थी, उसके बाद गांधी जी ने किया, उसके बाद लास्ट में 1934 के आसपास किसने किया था, एमएन राय ने किया था। तो उन्होंने क्या दिया, संविधान सभा बनाने का सुझाव दिया था। उसके बाद जैसे ही 1946 के बाद अंतरिम सरकार बनी, और अंतरिम सरकार के बाद आपकी लास्ट में सरकार बनी 1947 में। उस 1947 में जैसे आपका राष्ट्रपति हैं, कौन बने थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे, राष्ट्रपति बने, और आपके उपराष्ट्रपति बने, प्रधानमंत्री बने। तो ये क्या थे, सबसे पहले बनाए गए थे एक वरिष्ठ के तौर पर, एक अच्छे जानकार के तौर पर। उस समय चुनाव ऐसा कुछ वो नहीं था पहले। तो उसके बाद जब अंतरिम सरकार बनने के बाद जब स्थायी रूप से बनाए गए, फिर धीरे धीरे सबको अलग अलग पद दिए गए। अब उस संविधान में क्या किया गया, फिर ये हुआ कि अब संविधान बनेगा, उसमें सारे नियम बनाने, तो एक प्रारूप समिति बनाई गई। प्रारूप समिति में क्या था, जैसे कहते हैं बी आर अम्बेडकर जी को संविधान सभा का जनक बोलते हैं, तो क्या इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनका संविधान बनाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। ऐसा नहीं है कि पूरा संविधान उन्होंने ही लिखा है, वो एक क्या थे, एक प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और प्रारूप का मतलब क्या होता है, पूरा प्रारूप तैयार करना, लेखा जोखा जो भी नियम बने हैं उसके अध्यक्ष थे वो, उनकी परमिशन से ही सारे नियम बन रहे थे। इस वजह से उनको संविधान का जनक कह दिया जाता है। बाकी सबके ही सुझाव उसमें शामिल थे, ऐसा नहीं था कि पूरा केवल अकेले बी आर अम्बेडकर जी ने ही बनाया है ना। तो ये संविधान सभा का जो जनक कह देते हैं वो बी आर अम्बेडकर को इसी वजह से कहते, क्योंकि वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति में आपके 7 लोग शामिल थे, वो अलग अलग क्या करते, सारे लोग सुझाव देते थे और उसको वो क्या करते थे, परमिशन करते थे। उसके बाद उसको संविधान की बुक में क्या किया जाता था, शामिल किया जाता था। उसी संविधान की बुक में पूरे आपके अनुच्छेद शामिल हैं, और उस अनुच्छेदों के तहत आज भी जो चीजें चल रही हैं वो संविधान के तहत ही चल रही हैं। जो भी हमारे भारत में जितनी भी चीजें हो रही हैं उसमें किसके तहत हो रही हैं, सब संविधान के तहत। आज हम यहाँ पढ़ रहे हैं तो उसमें हमें ये अधिकार मिला हुआ है, जो हमारे मूल अधिकार हैं। हर नागरिक को मूल अधिकार दिए गए हैं। उन मूल अधिकारों में ही एक अधिकार कौन सा था, शिक्षा का अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। तो ये सारे अधिकार किसमें लिखे हुए हैं, संविधान के अंतर्गत लिखे। हम संविधान के खिलाफ जाकर कोई भी एक काम नहीं कर सकते, जो भी काम करता है तो फिर उसका दंड उसको मिलता है ना। तो ये चीजें क्या है, ये अब एक पूरी प्रक्रिया हो गई। सबसे पहले क्या आई, हमारी क्रिप्स प्रस्ताव आया था। तो क्रिप्स प्रस्ताव को ठुकरा दिया गया था। क्यों ठुकरा दिया गया था, क्योंकि वो हमारे अगेंस्ट था, मतलब कि वो जैसा चाह रहे थे वैसा हम नहीं कर पा रहे थे। क्रिप्स के बाद फिर क्या आया, वेवेल योजना आई, और वेवेल के बाद फिर क्या आया, आपका कैबिनेट मिशन आया।
तब सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, संविधान सभा की मांग। संविधान सभा की मांग। इसमें लिखिए सर्वप्रथम 1895 में बाल गंगाधर सर्वप्रथम 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज विधेयक के माध्यम से स्वराज विधेयक के माध्यम से संविधान सभा की संविधान सभा की मांग की। नेक्स्ट पॉइंट, 1925 में महात्मा गांधी ने संविधान सभा की मांग की। क्या 1922? लिखो आगे। 1934 में एमएन राय ने इनका फुल नेम भी लिख लीजिएगा, कभी कभी पूरा पूछ लेता है। मानवेंद्र नाथ राय, एमएन राय ने सुझाव दिया कि भारत का अपना अलग संविधान हो। हो गया। अब हेडिंग डाल दीजिए उसी के नीचे ही, क्रिप्स प्रस्ताव। नाइनटीन 42। वो अगस्त प्रस्ताव उसमें है आपका, मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर, इसमें नहीं आएगा। इसमें लिखो पहले कि जो पॉलिटी से रिलेटेड है बस वो लिखवाएंगे। लिखो क्रिप्स प्रस्ताव। इसमें लिखो क्रिप्स प्रस्ताव के तहत क्रिप्स प्रस्ताव के तहत भारतीयों की मांग
क्रिप्स प्रस्ताव के तहत भारतीयों की मांग को स्वीकार किया गया। क्रिप्स प्रस्ताव की मुख्य बातें इस प्रकार हैं। हो गया। उसके आगे लिखिए, द्वितीय विश्व युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद भारतीयों को संविधान बनाने की अनुमति दी जाएगी। और संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा। निर्माण किया जाएगा जिसमें, उसी के आगे लिखना है, जिसमें देसी रियासत के सदस्य और प्रांतों के सदस्य शामिल होंगे। हो गया। इसके आगे लिखो दूसरा पॉइंट, यदि भारतीयों यदि भारतीयों के द्वारा यदि भारतीयों के द्वारा बनाया गया
यदि भारतीयों के द्वारा बनाया गया संविधान ब्रिटिश सरकार को पसंद नहीं आया तो ब्रिटिश सरकार अपनी यथास्थिति बनाए रखेगा। हो गया, यहाँ तक लिख गया है। यदि भारतीयों के द्वारा बनाया गया संविधान ब्रिटिश सरकार को पसंद नहीं आया तो ब्रिटिश सरकार अपनी यथास्थिति बनाए रखेगा। उसके आगे लास्ट पॉइंट लिखे, क्रिस प्रस्ताव को अस्वीकार करते हुए इसे दिवालिया बैंक या भविष्य की तिथि में भविष्य की तिथि में भुनाने वाला चेक कहा गया। हो गया, ये हमारी किसकी बातें थी, क्रिस प्रस्ताव की बातें थी सारी। क्रिस प्रस्ताव की बातें ये जो मैंने भी समझाया था ऊपर, वही चीजें पॉइंट्स में लिखा है हमने सारा, कि सबसे पहले क्या लिखा है, क्रिस प्रस्ताव के तहत भारतीयों की मांग को स्वीकार कर लिया गया था। और क्रिस प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या थी, पहली क्या थी, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद भारतीयों को संविधान बनाने का क्या दिया जाएगा, अनुमति दी जाएगी, और संविधान सभा बनाने के लिए एक संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा, ये बात कही गई थी। इसके बाद क्या कहा गया था, कि जिसमें देशी रियासत के सदस्य और प्रांतों के सदस्य शामिल होंगे, ये बात रख दी गई थी। ठीक है, उसके बाद नीचे नेक्स्ट पॉइंट में क्या रखा गया, कि यदि भारतीयों के द्वारा बनाया गया कानून या संविधान ब्रिटिश सरकार को पसंद नहीं आया तो ब्रिटिश सरकार अपनी यथास्थिति बनाए रखेगा। ये अभी कंफ्यूजन रख दिया गया, पता चले हमने जो कानून बनाया, जो संविधान बनाया, वो नहीं पसंद, वो कह दे हमें नहीं पसंद आ रहा है, तो आपकी बात भी हो जाएगी, हमने शर्त भी मानी आपकी, आप नहीं अच्छा बना पाए तो क्या किया जाए, हमें अपनी यथास्थिति बनाए रखनी पड़ेगी। तो ये कह दिया गया कि अगर पसंद नहीं आया ब्रिटिश सरकार को तो अपनी यथास्थिति बनाए रखेगा, मतलब कि संविधान आपका किसका चलेगा, ब्रिटिश का ही चलेगा भारत में, आप आजाद नहीं हो सकते। दूसरा, क्रिस प्रस्ताव, इसीलिए क्या किया गया, क्रिस प्रस्ताव को अस्वीकार करते हुए इसे दिवालिया बैंक या भविष्य की निधि तिथि में भुनाने वाला चेक, इसी को पोस्ट डेटेड चेक कह देते हैं, इस नाम से जाना जाता है किसको, क्रिप्स प्रस्ताव को। ठीक है, अब आगे लिखिए, नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए। इसके बाद जैसे ही इसको अस्वीकार कर दिया गया 1942 में, धीरे धीरे चलता रहा, युद्ध भी होता रहा, युद्ध समाप्त हो गया। कब समाप्त हो गया, 1945 में।
उस समय जब युद्ध समाप्त हुआ तो युद्ध समाप्ति के बाद दूसरी सरकार बनी, पहले ब्रिटिश में दूसरी सरकार थी, युद्ध समाप्ति के बाद दूसरी सरकार बनी, तो जो दूसरी सरकार बनी थी वो क्या थी, वो हमारे हित में थी। पहले कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार थी, उसके बाद लेबर पार्टी की सरकार आई। कंजर्वेटिव पार्टी का मतलब है जो आपके संभ्रांत परिवार के लोग होते हैं उनकी सरकार थी पहले, और लेबर पार्टी का मतलब है जो निम्न स्तर के लोग हैं। तो जब वो निम्न स्तर के लोग अगर पार्टी पे बैठेंगे तो वो हमारी बात को ज्यादा अच्छे से समझेंगे। तो जब लेबर पार्टी की सरकार आ गई ब्रिटिश में, तब उन्होंने सोचा कि भारत को क्या कर दिया जाए, आजाद करके उन्हें अपना संविधान बनाने की छूट दे दी जाए। तब 1945 में उन्हें किसको भेजा, वेवल योजना भेजी। ठीक है, तो लिखो उन्हें वेवल योजना 1945, हेडिंग डालो। वेवल योजना 1945, इसमें लिखो लॉर्ड लिनलिथगो, पहला पॉइंट लिखो लॉर्ड लॉर्ड लिनलिथगो के स्थान पर लॉर्ड वेवल को भारत की संवैधानिक गतिविधियों को दूर करने के लिए भेजा गया। वेवल योजना की, अब इसकी भी मुख्य बातें लिख लेते हैं, आखिर इनकी क्या मुख्य बातें थी। वेवल योजना की मुख्य बातें इस प्रकार हैं। नंबर 1 पॉइंट लिखो, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद भारतीयों को संविधान बनाने की अनुमति दी जाएगी। और एक, उसी के आगे लिखो और एक कार्यकारिणी परिषद का
और एक कार्यकारिणी परिषद का गठन किया जाएगा। हो गया, ठीक है। ये हमारी क्या थी, वेवेल योजना थी। वेवेल योजना में क्या था कि भारतीयों को ये अधिकार दिया जाएगा कि जैसे ही द्वितीय विश्व समाप्त होता है आपको आपका संविधान बनाने की अनुमति दी जाएगी और एक कार्यकारिणी परिषद का गठन किया जाएगा। कार्यकारिणी परिषद का मतलब है कि जो काम करने वाली इस परिषद है इसमें भारतीय ही शामिल होंगे। आपके भारत के या ब्रिटिश के लोग इसमें आपके किसी भी पद पर शामिल नहीं होंगे। यहाँ पर जितने भी आपके पद होंगे उसमें कौन बैठेगा, सिर्फ भारतीय ही बैठेंगे। ठीक है, तो ये क्या किया लिया गया, इसको स्वीकार कर लिया गया कि वेवेल योजना ठीक है। इसी के तहत फिर हमारा संविधान का निर्माण हुआ था। इसके बाद 1945 के जैसे ही वो हो गया, विश्व युद्ध समाप्त हुआ, तो 1946 में फिर क्या की गई, अंतरिम सरकार बनाई गई। अंतरिम सरकार जो बनाई गई थी उस अंतरिम सरकार में सारे पद में अलग अलग पदाधिकारियों को रखा गया। उस अंतरिम सरकार को लिखेंगे क्योंकि कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन आपसे पूछता है कि अंतरिम सरकार में उद्योग मंत्री कौन था या खाद्य मंत्री कौन था, क्योंकि कुछ जो आपके अधिकारी हैं वो आपके स्थायी जब सरकार बनी है तो उससे हट गए हैं और कुछ किसी को वही वही पद मिल गया है, किसी को दूसरा पद मिल गया है। तो जब आपसे क्वेश्चन दोनों तरीके से पूछेगा, अगर अंतरिम सरकार लिख के पूछता है तो उसके पदाधिकारी अलग याद करने हैं और स्थायी जब सरकार बन गई थी तो उसके पदाधिकारी हमें अलग याद रखने। ठीक है, तो हेडिंग डाल लीजिएगा अंतरिम सरकार 1946। अंतरिम सरकार 1946। अब इसमें ऐसा करिए, एक साइड डाल दीजिए आप विभाग और एक साइड डाल दीजिए सदस्य। इसमें हमें सिर्फ नाम और विभाग बस लिखने हैं कि किसको कौन सा पद, कौन सा विभाग दिया गया था। विभाग में लिखिए सूचना एवं प्रसारण मंत्री। ये जो विभाग आपको दे दिए गए थे पूरे सारे, तो एक साल तक इनको सबको अपना अपना पद दे दिया गया, सबने अपने अपने पदों पर काम किया एक साल तक। फिर देखा गया, बता रहे हैं ना, अभी बता रहे हैं, जिसने आपको विभाग जैसे सबको आपको दे देगा, आपको ये वाला विभाग देखना, आपको ये देखना, एक साल बाद मैं चेक करूंगी कि आपने जो काम किया वो ठीक किया है कि नहीं। तो ये जो अंतरिम सरकार बनी थी वो एक साल के लिए बनी थी। उस एक साल में सबने अपने अपने पदों का बढ़िया अच्छे से उत्तरदायित्व तो निभाया, कर्तव्यों का पालन किया। जिसने ठीक से किया उसी पद पर उसको वही पद दे दिया गया, जिसने नहीं किया उसको दूसरा पद दे दिया और किसी किसी को हटा भी दिया गया। तो ये अंतरिम सरकार एक तरह से देखा जाए एक सैंपल टाइप में तैयार किया गया था, क्योंकि पहली बार हमारे भारत का संविधान बनने जा रहा था। तो इसलिए जो भी पद दिए गए थे वो एक बार ट्रायल लिया गया था अंतरिम सरकार के तहत, और उसके बाद फिर 1947 बाद स्थायी बनी है, तो उसके बाद फिर नहीं हटी है। ठीक है, तो पहले में लिखो सूचना एवं प्रसारण मंत्री, ये किसको बनाया गया था, सूचना एवं प्रसारण मंत्री। इसमें लिखिएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसके बाद दूसरा लिखिएगा खाद्य एवं कृषि मंत्री। खाद्य एवं कृषि मंत्री ये कौन थे, हाँ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद लिखो उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री। उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री, ये है आपके
जॉन मथाई। इसके बाद लिखो श्रम विभाग। श्रम विभाग जो दिया गया था वो दिया गया था आपके जगजीवन राम। इसके बाद लिखो रक्षा मंत्री। बलदेव सिंह। वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय में लिखो लियाकत अली। शिक्षा एवं कला मंत्री ये हैं आपके सी राजगोपालाचारी। वो आपके उसमें बनेंगे। इसका लिखो खान एवं बंदरगाह। खान एवं बंदरगाह इसके थे आपके CH भाभा। डाक कॉमा वायु कॉमा रेलवे इसके थे आपके अब्दुल एव निस्तार। इसका लिखो वाणिज्य। है एवं नहीं है, एव है सिर्फ, वो बिंदी ऊपर वाली ना देखना। वाणिज्य में लिखो आई चुंदरीगढ़। ये लिख दो हो गए। इसमें नहीं, आगे जब अभी स्थायी सरकार वाला आएगा तब उसमें आ जाएंगे आपके शिक्षा मंत्री डॉक्टर राधा कृष्णन आएंगे। अबुल कलाम आजम इसमें नहीं। इसको लिख लो फिर बता दो, देखते हैं। हाँ हाँ डबल, हाँ हाँ आई चुंदरीगढ़। समझ में नहीं आया क्या बोल रहा हूँ। हाँ तो हाँ हाँ एक ही नाम।
एक ही नाम है उसका, अब्दुल एव निस्तार, एक ही नाम।